दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ भी बाय सेल नहीं करना है। अगर आप करते हो, आपको प्रॉफिट होता है, आपको लॉस होता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। मार्केट के अपडेट के साथ में शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, क्या कुछ बड़ी न्यूज़ है जो मार्केट को प्ले करने पर मजबूर करी अप्स एंड डाउन्स के लिए। और भी काफ़ी सारी कंपनीज स्टॉक्स हैं, उनको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ ETF है, म्यूचुअल फंड है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को आइडिया नहीं है जिनके बारे में, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो देखो, निफ्टी ने आज के दिन दिया है 77 पॉइंट्स का जंप, 0.32% की तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड है तो किस तरह से आपकी पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया, निफ्टी को बीट किया या फिर निफ्टी को मिस किया। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, 76 पॉइंट्स का जंप है। मिड कैप को देखें तो 407 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप ने आज के दिन भी अच्छा परफॉर्म किया, 142 पॉइंट्स का जंप, 80 BPS का जंप है। तो आज के दिन दोस्तों आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज ने अच्छा किया, और जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है। सेक्टर्स को देख लेते हैं। तो कल के दिन रियल्टी में बड़ी तेजी थी, रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी। हमने बात की थी कि SBI की तरफ से ऐसा बोला जा चुका है, SBI रिसर्च की तरफ से, कि 50 BPS का कट हो सकता है। तो 50 BPS का कट होगा तो रियल्टी कंपनीज में इस वजह से तेजी मिली थी। आज की क्या एक्सपेक्टेशंस है उसको चेक करते हैं। बाकी ये तो आज 1% के साथ में नीचे था और कुछ यहाँ पे है नहीं। मेटल, एनर्जी, IT ये सब आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं। तो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस को देखें तो आज अच्छा खासा देखने को मिला है। आगे चलते हैं। एक सेक्टर जो यहाँ पे हमको दिखता नहीं है, निफ्टी डिफेंस। डिफेंस कल हमने देखा था मोर देन 1% के साथ में ऊपर था। आज के दिन भी दोस्तों 1% के आसपास ही ऊपर है। तो डिफेंस में तो इन्वेस्टर्स के बढ़िया पैसे बन रहे हैं। जो भी इन्वेस्टेड हो गए, सही टाइम पर एंट्री की होगी, उनके अच्छे पैसे बन रहे होंगे। और नहीं भी की है तो डेफिनेटली ये सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या रिवर्सल होते हैं, रिवर्सल्स को किस तरह से देखते हैं, मार्केट की न्यूज़ किस तरह से इम्पैक्ट करती है स्टॉक्स को, सेक्टर को। मैं आपको बता चुका हूँ सेक्टर रोटेशन होता है, कभी किसी सेक्टर में अच्छा पैसा आएगा, कभी किसी सेक्टर में अच्छा पैसा आएगा। ऐसा नहीं है डिफेंस कंपनीज में भी पैसा आ रहे तो यहाँ से निकलेगा नहीं। जब इनका सैचुरेशन पॉइंट आएगा, वैल्यूएशन, ऑर्डर बुक, ये सब मैच, या फिर वैल्यूएशन ज़्यादा आगे निकल जाएगी तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में बिकवाली भी होगी। ये दोनों चीज़ें चलती हैं, अप्स एंड डाउन्स दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्ले किया जाता है। डिटेल में बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे चीज़ें प्ले हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम समझते हैं, ब्रीफ देखते हैं कि समरी देखते हैं आज की मार्केट के अंदर क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टारलिंक की तरफ से अपडेट है कि स्टारलिंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि अप्रूवल मिल जाएगा इंडिया के अंदर, और इसकी वजह से इंडिया में एक प्लान स्टार्ट हो सकता है जो कि 850 रुपये महीने का होगा, जिसमें अनलिमिटेड स्पीड डेटा मिलेगा। स्पीड कितनी होगी? 700 Gbps। ठीक है, तो स्पीड तो काफ़ी कमाल की होगी। 850 रुपीज़ मंथ में होगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जियो को, एयरटेल को, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए दोस्तों, सरकार है यहाँ पे, किसी की भी मोनोपोली बनने देगी नहीं। इंडियन कंपनीज़ की मोनोपोली नहीं बनने दे रही है, जब जाके वोडा और आइडिया को इतनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्टारलिंक की यहाँ पे मोनोपोली बन जाएगी। हो सकता है एक प्लान पहले कंपनी लेना शुरू करे, बट हाँ, एक अपडेट है जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ में आप देखोगे तो सेंसेक्स ने आज के दिन 200 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई, 80,917 के आसपास पहुंच चुका है। निफ्टी भी चलो तेज था। अब टेंशन थोड़ी सी कम हो रही है, ट्रेड टेंशन। देखो, एक्चुअली रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक दिन में टेंशन कम हो चुकी है, एक दिन में टेंशन बढ़ चुकी है। ये मार्केट है, कभी चलेगा तो आर्टिकल्स अगर आप देखोगे, मार्केट ऊपर है तो आर्टिकल्स आप प्लस में देख पाओगे, अच्छे आर्टिकल्स सुन पाओगे, देख पाओगे। मार्केट खराब है तो नेगेटिव आर्टिकल्स आप देखोगे। तो जब तक मार्केट के अंदर मोर देन 1%, 1.5%, 2% की तेजी मंदी नहीं आती है, जब तक ऐसी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्योंकि इतना छोटा छोटा एक्शन मार्केट के अंदर चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, इन्होंने अच्छा किया। IT बैंक्स आज के दिन भी थोड़े से वीक थे, प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज के दिन आपने देखा होगा रेलवे कंपनीज के स्टॉक्स ने काफ़ी गजब की तेजी दिखाई। 12-13% के साथ में स्टॉक चल गए, जिसमें इरकॉन है, रेलटेल है, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, ये भी थोड़े से अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। रुपीज़ का डेटा आप देख सकते हैं कितना है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि आज के दिन मार्केट क्यों चले। आर्टिकल आते रहते हैं डेली बेसिस पे कि कभी मार्केट गिरेगा तो आपको कुछ दिखेगा, कभी मार्केट चलेगा तो कुछ दिखेगा। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, मानना या नहीं मानना इन्वेस्टर्स के ऊपर है। क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी रिसर्च होती है, और आप अपनी कमेंट में बता देते हैं कि आपको मार्केट को लेकर क्या लगता है। देखो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि US डॉलर डिक्लाइन में,
ये एक रीज़न था, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आगे चल के देखेंगे एफआई का डेटा कैसा आता है, एफआई की बाइंग होती है या नहीं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिरती है तो एफआई की बाइंग होती है, चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। साथ में दोस्तों आप मेंशन होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस चाइना के अंदर जो अभी अनसर्टेनिटीज चल रही है, उसके बावजूद भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। अब देखो मार्केट अभी के समय डिपेंड करता है ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप का जो ये वाला कार्यकाल होगा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला होगा। काफ़ी उथल पुथल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ट्रंप इसके बाद तो आएंगे नहीं, और ट्रंप का मेन फोकस है कि दुनिया में उथल पुथल मचा देना। जिस तरह की मतलब इनकी बातें हैं, जिस तरह का इनका मोटो है, वो सब चीज़ें आप नोट कर पाओगे। तो इनके कार्यकाल में स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। पिछले कार्यकाल का भी डेटा अगर आप देखोगे तो आईटी कंपनीज ने कुछ खास नहीं किया। इनके जाने के बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी बनी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी आईटी कंपनीज ऐसा करेगी, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी ह्यूज होगी, क्योंकि इनका जो अपडेट है, इनका जो व्यू है, वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ निकल के आता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो ट्रेडर लोग काफ़ी संभल के ऐसे मार्केट में काम करते हैं। इन्वेस्टर लोग एक्सपेक्टेशंस करके चलते हैं कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग हमने की है, शॉर्ट टर्म के प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और अपडेट है आरबीआई की तरफ से। ये आरबीआई के बारे में जिसमें आपको बताइए कि 6 तारीख को अपडेट आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना कट हुआ है, कितने बेसिस पॉइंट के साथ में कट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है वो है 25 बेसिस पॉइंट्स की, यानी 25 बीपीएस की, ये एक्सपेक्टेशंस है। अब कल किसी ने क्वेश्चन किया, हमने 50 बीपीएस की बात की, तो बाजार 50 बीपीएस को देख रहा है या 25 बीपीएस को देख रहा है? मतलब 50 बीपीएस का कट नहीं होता है, 25 का होता है, तो मार्केट गिरेगा क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाइडली जो एक्सपेक्टेशन है वो 25 बीपीएस की है, लेकिन एसबीआई को ऐसा लगता है कि 50 बीपीएस के साथ में कट यहाँ पे होगा, जंबो रेट कट होगा। तो 50 का कट माने या 25 का माने, देखो एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से तो 25 की माननी अच्छी होगी। अगर 50 का कट हो जाता है तो मार्केट को चलना चाहिए, 25 का होता है तो ठीक है, और कट नहीं होता है तो फिर मार्केट को गिरना चाहिए। तो ये अभी अपडेट है रेट कट को लेकर। साथ में दोस्तों कोविड-19 के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, 4000 प्लस ये केसेस अभी हो चुके हैं। डेथ की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली 5 डेथ थी कल के दिन, आज के दिन 7 हो चुकी है। तो डेथ काउंट भी बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे का एक इंडिकेशन है, सिग्नल है। और लॉकडाउन के चांसेस अभी भी काफ़ी कम है, जिस तरह का डेटा हम फॉर्चुनेटली देख पा रहे हैं। तो लॉकडाउन के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन हाँ ये डेटा बढ़ा तो एक सेक्टर है जिसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ऑब्वियस है, फार्मा सेक्टर। तो निफ्टी फार्मा किस तरह से परफॉर्म करे उसको देखते हैं। देखो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी हो, उसका चार्ट आपको बताने की कोशिश करता है कि वो कंपनी किस तरह से चलती है, या फिर उस कंपनी का नेचर क्या है, या फिर उस सेक्टर का नेचर क्या है। तो यहाँ से दोस्तों अपन ये सीख सकते हैं कि फार्मा में एक अच्छी तेजी आती है, उसके बाद में गिरावट होती है इस तरह से, काफ़ी स्लो तरीके से स्टॉक और मार्केट नीचे गिरता है, उसके बाद में अच्छी तेजी आती है, फिर उसके बाद में काफ़ी स्लो तरीके से स्टॉक नीचे आता है, उसके बाद में अच्छी तेजी आती है। तो अभी ये इस फेज़ में है, लेट्स सी कि फेज़ कितना लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये फेज़ बहुत लंबा था, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अब यहाँ का आइडिया भी नहीं है अपने को। तो होता क्या है, मेजर ब्रेकआउट्स देखने की कोशिश करेगा इन्वेस्टर। जैसे यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट देखा, यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट देखा, तो ये ब्रेकआउट देखने की कोशिश करेगा इन्वेस्टर, जिसमें आप देखोगे तो पैटर्न आपको सिंपली दिखाने की कोशिश करेगा कि जो टॉप है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इट मीन्स अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। कुछ मेजर ब्रेकआउट्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर है ये सोच के फार्मा में इन्वेस्टिंग करेंगे कि फार्मा में पैसा बनेगा, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कोविड की सिचुएशन है, पहले भी हो चुका है, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ होने की संभावना काफ़ी कम होती है। अगर कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ बड़ा नेगेटिव हो जाता है, तब जाके यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। तो काफ़ी ब्रेकआउट्स वगैरह भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर्स। अगली जो अपडेट है दोस्तों वॉर को लेकर है। यूक्रेन ने रशिया के ब्रिज पर हमला किया है। आपको बताइए ये ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो उनके ट्रूप्स हैं वो यहाँ से जाते थे, उनका मतलब यहाँ से आना जाना होता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ब्रिज था। अटैक दोस्तों हुआ है 1100 किलो अंडर वाटर एक्सप्लोजिव्स के साथ में, पानी के अंदर जो एक्सप्लोजिव होते हैं, जो धमाके होते हैं, उससे अटैक किया है। तो काफ़ी बड़ा अटैक है और इसको लेकर रशिया भी काफ़ी गुस्से में है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं रशिया की तरफ से कमेंट आ चुका है कि कुछ भी हो, हर कुछ हो, जिसको उड़ाना चाहिए उसको हम उड़ा देंगे, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम यूक्रेन के साथ में नहीं करेंगे, कोई भी बातचीत हम नहीं करने वाले हैं। तो ये अपडेट है और काफ़ी डरावना अपडेट है, और इसको लेकर मार्केट किस तरह से देखेगा आगे चल के पता चलेगा। बाकी दोस्तों आगे चल के हम देखें
तो ये जो लड़ाई है, वॉर है, ये रुकेगी नहीं ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन अभी और अटैक कर सकता है। ब्रिटेन डिलीवर करेगा टोटल 1 लाख ड्रोन्स को यूक्रेन में अप्रैल 2026 तक, रशिया वॉर के अंदर। अब ये जो स्पाइडर ड्रोन है, ये सारी जो ड्रोन है, उसके साथ ही अटैक हुए हैं, तो 1 लाख ड्रोन यूक्रेन को मिलेंगे। तो सोच सकते हैं रशिया को कितनी चोट वहाँ पे पहुँच सकती है, और ये जो वॉर है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, पिछली बार जितनी वॉर बढ़ी है उससे भी आगे चीज़ें निकल जाती है, तो फिर वापस से इन्फ्लेशन का खतरा होना शुरू हो सकता है, और बाकी और जो चीज़ें हैं वो भी प्ले हो सकती है। तो इसकी वजह से दोस्तों फ़ायदा कहाँ पे पहुँचेगा? फ़ायदा होगा डिफेंस कंपनीज़ के स्टॉक को, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती है, सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है, डिफेंस के ऊपर बात आती है, तो जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं कंपनीज़ को। और यहाँ की जो कंपनीज़ है वो अभी अपना प्रदर्शन कर चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हो सकता है डिफेंस कंपनीज़ में मिले। तो इस वजह से आज के दिन भी डिफेंस कंपनीज़ के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी। अब देखो यहाँ पे हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन है। निफ्टी का जो ग्राफ है वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पे अच्छी तेजी, निफ्टी गिरता है, अच्छी तेजी, निफ्टी गिरता है, या अच्छी तेजी। अब ये कंटिन्यूसली बनती है या नहीं, वो टेक्निकल्स के ऊपर हम बेस्ड मानते हुए देख सकते हैं कि टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है। तो अभी भी निफ्टी 25 के नीचे है, एक रेंज के अंदर बाउंड है, ना ही ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है। तो निफ्टी भी वेट एंड वॉच के मोड में है। बाकी पैटर्न अभी भी आप इसमें बुलिश ही मान सकते हैं, क्योंकि नीचे से अच्छी खासी रिकवरी मिल चुकी है और रिवर्सल यहाँ पे आ चुका है। सो अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ के सेक्शन में, जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, उनकी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, काफ़ी बड़े एक्शंस हैं। क्या हुआ है उसको देखकर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम स्टॉक्स के एक्शन को देखकर सीख सकते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि मार्केट ने अभी रिकवरी दी थी। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टर्स को देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी तेजी आ सकती है, तो वो प्राइस एक्शन देखेगा। अगर मार्केट ने इस तरह की रिकवरी दी है और कोई सेक्टर यहाँ पे रिकवर करता करता पहुँच गया, तो यानी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तेजी आएगी और वो मार्केट को बीट कर सकता है। अगर कोई सेक्टर है जिसने यहाँ तक की तेजी दी, इट मीन्स उसमें मार्केट से स्लो तेजी आ सकती है, और कोई सेक्टर नहीं चल रहा है तो वहाँ पे तो उम्मीद है आप छोड़ दो। तो कौन कौन से सेक्टर से जो मार्केट को भी बीट कर रहे हैं और चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट और रिकवर करेगा, तो उन सेक्टर्स में और अच्छी तेजी बन सकती है। एक सेक्टर है फाइनेंशियल मार्केट वाला सेक्टर, यानी स्टॉक मार्केट सेक्टर, जिसमें ब्रोकिंग कंपनीज आती हैं, आरटीए कंपनीज आती है, डिपॉजिटरी कंपनीज आती हैं। सेकंड सेक्टर जो अभी हम देख पा रहे हैं वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस भी निफ्टी को बीट कर रहा है। हाई चांसेस है कि डिफेंस की जो कंपनीज हैं उनके पास में अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स उनके बन सकते हैं। तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों वह रेलवे सेक्टर। क्या क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि आगे चल के रेलवे सेक्टर भी निफ्टी को बीट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि इंडिकेशन प्राइस एक्शन में मिलना शुरू हो चुका है। साथ में जो न्यूज़ आ रही है, ऑर्डर आ रहे हैं रेलवे कंपनीज के पास में, वो भी काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स अभी रेलवे कंपनीज के पीछे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है मिस किया होगा डिफेंस की रैली को। उसके साथ में जो कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, उसकी भी तेजी को हो सकता है काफ़ी लोगों ने मिस किया हो। तो इन्वेस्टर भी इस फोमो में भी हो सकता है, कि रेलवे कंपनीज को मिस नहीं करे, और रेलवे कंपनी के स्टॉक्स में ज़बरदस्त बाइंग अभी चल रही है। आपको दोस्तों क्या लगता है, रेलवे कंपनीज नेक्स्ट बुल कंपनीज हो सकती है या फिर नहीं? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, कंपनी इरकॉन 14% के साथ में जंप है। एकदम से क्या हुआ? कुछ बड़ी न्यूज़ आई क्या? यहाँ पे कुछ बड़ी न्यूज़ थी क्या? उसको चेक करते हैं। बाकी 14% का जंप है। वैल्यूएशन को देखें तो 28 का पीई रेशियो है। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो ये सेक्टर ऐसा था कि इसको कोई पूछता नहीं था। 18, 19, 20, 21, 22 4 साल तक अंडर परफॉर्म, कोई पैसा नहीं बना। एकदम से सरकार के अच्छे ऑर्डर्स को मिलना शुरू हो गए। सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज के लिए होना शुरू हो गया। कवच और भी काफ़ी सारी प्लानिंग है इनकी। उस वजह से इनके पास में अच्छा खासा काम आया तो पैसा बना इनका, और पैसा बना तो इन्वेस्टर्स का पैसा बना। अभी वापस से गिरावट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन रही है। देखो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि कैपेक्स पुश की वजह से रेलवे कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर है। बाजार को ऐसा लग रहा है कि कैपेक्स पुश हो सकता है। क्या अभी तक ऐसा हुआ है क्या? आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आप नोट कर सकते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि हायर कैपेक्स स्पेंडिंग होगा सरकार की तरफ से, और उसकी वजह से कंपनीज के पास में अच्छे काम आएंगे तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। साथ में दोस्तों ऐसे क्यों एक्सपेक्टेशन है मार्केट की? क्योंकि जीडीपी टच कर चुकी है पिछले चार क्वार्टर की हाई को, जो कि है 7.40%। डेटा हमने देखा था एक्सपेक्टेशन से बेटर था। तो जब भी ब्रॉडर डेटा अच्छा आता है कि जीडीपी का डेटा अच्छा आ चुका है, ग्रोथ इंडिया की अच्छी है,
प्लानिंग काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि सरकार का जो एलोकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है रेलवेज़ को लेकर। अभी आरबीआई की तरफ से भी काफ़ी मोटा डिविडेंड सरकार को मिला है, तो उसको भी सरकार यूज़ कर सकती है। तो इस एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट सुनने को मिली नहीं है, लेकिन हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मार्केट की काफ़ी हाई है। मार्केट चाहता है कि नेक्स्ट बुल सेक्टर को जल्दी से आइडेंटिफाई करें, और अभी जो बचा है वो रेलवे बचा है। एनर्जी में भी देखते हैं कुछ होता है नहीं होता है, बाकी अभी रेलवेज के स्टॉक्स में बाइंग है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स की कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे कैपेक्स आ सकते हैं और कंपनी के मुनाफे बढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो इसकी जो झलक है मिलना शुरू हो चुकी है कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर आने से। एयरकॉन की बात करते हैं, 31 मई का डेटा था, 1:24 के आसपास एक न्यूज़ आती है कि कंपनी ने सिक्योर किया है 1100 करोड़ के आसपास का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, ये गंगा रेल ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, 1000 करोड़ के ऑर्डर हो गए तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े ऑर्डर से कितने प्रॉफिट यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये एक रीज़न है। सेकेंड जो कंपनी है रेलटेल है, यहाँ पे 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 47 का पी रेशो है, इसके अंदर भी एकदम से तेजी बनी। टोटल रेलवे सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी, इसकी भी सिचुएशन सेम है, 21 से 23 तक 9 पैसा, उसके बाद में अच्छी तेजी। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं जो ट्रेंड के हिसाब से चलती है, न्यूज़ के हिसाब से चलती है, कैपेक्स के हिसाब से चलती है, उनमें इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि रिस्क भी होता है, स्टॉक गिरते भी है, काफ़ी समय तक हो सकता है नहीं चले, लेकिन जो भी ऐसी कंपनीज होती है जो इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से चलती रहती है स्लो तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, जैसे फाइनेंस है, कंज्यूमर है, आईटी है, केमिकल को काउंट नहीं करेंगे, उसके अंदर भी साइकिल है, और इंडस्ट्रियल है। तो ये जो 3 सेक्टर है ये काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास में काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स होती है। निफ्टी को भी देखें तो फाइनेंस, कंजप्शन, आईटी, ये 3 जो मेजर पिलर है इनमें काफ़ी अच्छा स्टेक होता है। बाकी कंपनीज को भी निफ्टी लेके चलता है ताकि ग्रोथ को पुश मिल पाए। तो यहाँ पे भी अच्छी न्यूज़ है। रेल विकास निगम, इसका भी स्टॉक आज चल पड़ा, 70 का पी रेशो है, गैप अभी इसलिए काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है यदि। अभी दोस्तों जो भी कंपनीज अपन ने देखी, 2-3 कंपनीज देखी रेलवेज़ में, उसमें अपन ने ये सीखा कि 20 से लेकर 22 तक पैसे नहीं बने, लेकिन यहाँ पे पैसे बने हैं। 63% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली, हो सकता है कोविड की वजह से हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे बने हैं आरवीएनएल में। इसके पास में सबसे बड़े ऑर्डर्स आते हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो यहाँ पे भी रिवर्सल मिलना शुरू हो चुका है। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। एक कंपनी हम देखते हैं, थोड़ी सी अलग कंपनी है, मेन स्ट्रीम कंपनी नहीं है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी रिसर्च में रखना, ज़्यादा आप इसको देखना, क्योंकि रिस्की कंपनी है, बट हाँ डेफिनेटली एक सीखने वाली कंपनी है। मेन स्ट्रीम कंपनी से हट के कुछ ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसमें अच्छी ग्रोथ है, उसमें ज़्यादा हमको सीखने को मिल जाता है। कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, 5% के साथ में स्टॉक चला है। ठीक है, ये 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी हम बोल सकते हैं इसको, 46 का पी रेशो है। इसको आगे चल के आपको दिखाऊं तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे स्विंग बन रहे हैं, और आगे चल के देखिए इसका चार्ट कैसा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 20 से 23 तक इसमें भी अच्छा पैसा बना, 88% के रिटर्न्स बने हैं। और अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं या फिर नहीं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ दोस्तों ये है कि रेलटेल की तरफ से इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि रेलटेल के पास भी काम है, तो रेलटेल अपना काम करवाने के लिए किसी से भी ऑब्वियस है काम करवाएगा। तो यहाँ पे टेक्नो इलेक्ट्रिक जीत चुका है 10 मेगावाट का डेटा सेंटर या एमवी डेटा सेंटर यूपी नोएडा में। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है डेटा सेंटर का। इसको थोड़ा सा पढ़ो कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरह का काम है, रेलवेज़ का ही काम है या बाकी और भी काम है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे काम कंपनी के पास में है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब ये जो ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, ये दोस्तों ऑर्डर मिला है 30 साल के रेवेन्यू शेयरिंग पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3 साल जितना भी रेवेन्यू रिटेल कमाएगा उसका 1% पार्ट होगा जो टेक्नो इलेक्ट्रिक को मिलता रहेगा। इस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी इसमें बनी है, और वैसे भी नीचे से काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें आ चुकी है, तो ये भी एक इन्वेस्टर की रडार पे होगा। अब देखो एक क्वेश्चन इन्वेस्टर के मन में आ जाता है कि डिफेंस के लिए तो सर आपने बताया काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, आईटी के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब काफ़ी लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या रेलवे के लिए भी ऐसा कुछ है क्या? देखो पर्टिकुलर रेलवे का कोई इंडेक्स अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। निफ्टी की बात करो, निफ्टी जैसे इंडिया डिफेंस है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, ऐसा निफ्टी रेलवे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो क्या करेगा इन्वेस्टर जाने की कोशिश करेगा PSU के ETF में या PSU के म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली रेलवे कंपनीज मिल जाती है, रेलवे की जो भी PSU कंपनीज होती है वो मिल जाती है। जैसे एक ETF है, शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, CPSE ETF, ये आपकी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में भी आपको दिखेगा, ज़ीरोधा ग्रो जो भी आप यूज़ करते हैं। देखो रिटर्न्स कैसे हैं,
500% के आसपास के रिटर्न है, पिछले 5 साल में 400% के आसपास के रिटर्न है, डी ग्रोथ मिली, उसके बाद में रिकवरी यहाँ पे चल रही है। अब ये जो फंड है ना दोस्तों या ETF है, ये क्या काम करता है, इसके पास में डिफेंस के कंपनीज के स्टॉक मिलेंगे, PSU बाकी और जो कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक मिलेंगे, रेलवे अभी हो सकता है कुछ कंपनीज नहीं हो, लेकिन टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, तो रेलवे कंपनीज आने के इस ETF में चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड देखना है तो ICICI प्रू, PSU इक्विटी फंड, ये बता नहीं रहा हूँ कि आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टर्स सर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए PSU कंपनीज का मतलब क्या होता है, PSU में रेलवे कंपनीज भी आती है, तो ये जो कंपनीज होती है ना ऐसे फंड्स में अवेलेबल होती हैं। तो इन्वेस्टर्स की अपनी चॉइस है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। आपको दोस्तों खरीदना बेचना नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे सीखना है। आगे चलते हैं, एक कंपनी है जिसके स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी, गार्डन रीच ने, इससे भी देखते हैं कि क्या कुछ सीखने को मिलता है। 7% का जंप है। अब देखो दोस्तों, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 73 का इसका पी रेशियो भी हो चुका है। ये कितना था पहले, कल हमने देखा 68 समथिंग कुछ था, आज तेजी बनी। अब ये अपडेट होगा, री अपडेट होगा, दोबारा से अपडेट होगा, तो इसमें हो सकता है यहाँ पे वैल्यूएशन 80 के आसपास पहुंच जाए। तो वैल्यूएशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, देखते हैं अगले क्वार्टर में कैसे इसके रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैसी ग्रोथ बनी है, नीचे से अगर आप देखोगे तो स्टॉक 170% ऊपर जा चुका है। ये लाइन आप देखिए, स्पाइक आप देखिए किस तरह से तेजी बनी है, यहाँ पे भी इसी तरह से तेजी बनी थी। तो काफ़ी गजब की तेजी यहाँ पे बन रही है। और डिफेंस कंपनीज के स्टॉक चलते भी तेजी से है, गिरते भी तेजी से हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन कंपनीज में पैसा बनता है तो रिस्क भी काफ़ी होता है, तो इन्वेस्टर उस हिसाब से चीज़ों को देखता है। ब्रेकआउट इसमें हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद में तेजी है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के बाद जो तेजी बनती है वो इसमें पास्ट की देखो तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी तेजी नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनी है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। बाकी दोस्तों न्यूज़ आपको पता ही है, कंपनी ने फ्रेश हाई लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है कॉन्सबर्ग, इसके साथ में कंपनी ने टाई अप किया है। कल हमने न्यूज़ इसकी डिस्कस की थी, तो ये भी जो स्टॉक है आज के दिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा चुका है। डिक्सॉन का स्टॉक भी चला है, टोटल 4% के साथ में तेजी बनी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी है। 73 का इसका पी रेशियो हो चुका है। इसमें अगर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ऐसे जो भी पैटर्न होते हैं उसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, और उसके जब ब्रेकआउट्स हो जाते हैं तो अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करना शुरू कर देता है। डिक्सॉन को लेकर क्या न्यूज़ है, डिक्सॉन में देखिए दोस्तों, हो ये चुका है कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है चाइना डिस्प्ले टेक टाई अप के लिए। कंपनी डिस्प्ले बनाएगी जिसमें चाइना की जो भी कंपनी है उसके साथ में टाई अप करने की यहाँ पे मंजूरी डिक्सॉन को मिल चुकी है। आगे चलते हैं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसका स्टॉक गिरा आज के दिन 3% के साथ में स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। 29 का पी रेशियो है। जो कल हमने बातचीत की थी कि जो भी NBFCs है, कंपनीज है, मोस्टली उनका पी रेशियो 30 के आसपास है, तो चलो 30 के आसपास से कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे बात नहीं है, यानी ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी का स्टॉक। यहाँ पे एक अच्छा स्विंग निकला और उसके बाद में स्टॉक इस पैटर्न के साथ में ऊपर जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों NBFC एक और है जिसमें होम फर्स्ट फाइनेंस आप काउंट कर सकते हैं, इसका भी स्टॉक नीचे गिरा। अब देखो इसमें क्या है, 29 का पी है। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि जब दो कंपनी होती है सेम सेक्टर से, ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों कंपनी का पी रेशियो सेम है, तो कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है उसको चेक करते हैं। क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा पी की होती है उसको हम बोल सकते हैं थोड़ी सी महंगी है, जो कम की होती है वो थोड़ी सी सस्ती है। लेकिन अगर दो कंपनी सेम वैल्यूएशन पे है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। सो देखिए दोस्तों, अपन ये चेक कर सकते हैं कि दो कंपनीज की वैल्यूएशन अगर सेम है तो क्या दोनों कंपनीज की ग्रोथ भी सेम है क्या। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो कंपनी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टर्स को लगेगी। मार्केट कैप देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी पोटेंशियल फॉर अपसाइड लिमिटेड होता है छोटी कंपनी के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि 1,27 का मार्केट कैप हो गया तो कंपनी का मार्केट कैप 2, 3, 4 का नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी 13,000 करोड़ के मार्केट कैप को रखती है तो उसका मार्केट कैप डबल होगा तो कितना होगा, 26,000 करोड़ का। तो 26,000 करोड़ का करने के लिए उसको जस्ट 13,000 करोड़ ऐड करना है, इतना ही मुनाफा ऐड करना है उनको। मतलब मुनाफा मार्केट कैप ले सकते हैं, मुनाफा भी जितना होगा उसका डबल करना है ऑलमोस्ट। तो मुनाफा कम होगा तो कम डबल करना होगा। अब यहाँ पे इसके मार्केट कैप को बढ़ाना है तो इस मार्केट कैप के ऊपर ऐड करना है 1,27,000 करोड़, और इसको ओनली 13,000 करोड़ ऐड करना है। तो जो ग्रोथ है उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए छोटी कंपनीज में ज़्यादा बन जाती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे सेल्स कैसी है, तो इसमें नोट कर सकते हैं 36%, 3 साल के CAGR यहाँ भी 36% है, ठीक है, बराबर है। चोला की 5 साल में कम है, इसकी ज़्यादा है।
7 साल में होम फर्स्ट फाइनेंस की ज़्यादा है। प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 25, यहाँ पे 27, यहाँ पे 32, यहाँ पे 36। तो किसके ज़्यादा है? होम फर्स्ट फाइनेंस के, क्योंकि ये कंपनी छोटी कंपनी है तो ग्रोथ इसमें ज़्यादा है। बाकी रिटर्न्स की बात करते हैं तो 3 साल में तो चोला ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसके कंपैरिजन में। इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा। कल अपन ने एप्टस के ऊपर बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एप्टस के जो बड़े प्लेयर है, बड़े इन्वेस्टर है, वो अपनी होल्डिंग्स को बेच रहे हैं। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर भी देखी थी, जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को बेच रहे थे, इस वजह से नहीं चल पाया। बाकी 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो चोला ने 22% के दिए, इसने 53% के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो ग्रोथ के हिसाब से छोटी कंपनी यानी होम फर्स्ट फाइनेंस ज़्यादा दिखती है। बाकी क्रेडिबिलिटी आप बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए आप बोल सकते हैं कि जो बड़ी कंपनी होती है जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है, वो थोड़ी कम रिस्की होती है छोटी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। पिछले दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना, इनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने के लिए मार्केट को। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।